बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशमीन जमाल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान महा इकबाल। नाज़रीन, हुकूमत के आईनी पैकेज ने चाय की प्याली में तूफान खड़ा कर दिया है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि आईनी दायरे में रहते हुए कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, जबकि हुकूमती नाक़दीन का कहना है कि हुकूमत आईनी पैकेज के जरिए न सिर्फ रियासत के बुनियादी ढांचे में तब्दीली करना चाह रही है बल्कि अदलिया की आज़ादी को भी सलब करना चाह रही है। हुकूमती मौक़िफ़ ये भी है कि इस पैकेज की मुखालिफत में आपको वही लोग नजर आएंगे जो अदलिया की कारकर्दगी और मयार इंसाफ को बेहतर नहीं बनाना चाहते और सिर्फ अपने जाती और सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं। और पीटीआई अपने एहतजाजी सियासत को भी जारी रखे हुए है। इस्लामाबाद के जलसे की बात करें तो अब 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करने की तैयारी हो रही है। तो आज हम इस प्रोग्राम में हुकूमती आईनी पैकेज और इसके असरात की बात भी करेंगे। अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊं तो मेरे साथ सीनियर तज्जियाकार हैं पीजे मीर साहब होंगे और सीनियर तज्जियाकार इसार राना साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले मेरा सवाल पीजे मीर साहब आपसे होगा। पीजे मीर साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने है। हुकूमत की तरफ से जो ये कोशिश की जा रही है आईनी तरमीम लाने के लिए, क्या लगता है कितनी कामयाब हो पाएगी और कितनी ये आईनी तरमीम मुल्क के मफाद में जाती हुई आप देख रहे हैं? ये बिल्कुल मुल्क के मफाद में नहीं है, ये एक ग्रुप के मफाद में है। और इसके साथ अगर ये आती है तरमीम तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप जुडिशरी में भी फ्रैक्चर्स कर देंगे और आर्मी के अंदर भी आपने जो शिक्के रखी है कि आर्मी स्टाफ भी एक्सटेंड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली और इस तरह। तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स के साथ जब बातचीत होती रहती है या हुई है तो वो यही कहते हैं कि ये जो एक्सटेंशन का मसला है, एक्सटेंशन तो मिल जाती है लेकिन हमें पता है कि नीचे जो बाकी जनरल्स हैं जो सब चाहते हैं कि चीफ बने और उनकी फिर प्रमोशंस आगे रुक जाती हैं, तो कहता है उसमें बड़ी रिजेंटमेंट हो जाती है। और एंड आई टोटली बिलीव ऑल 3 ऑफ देम इंक्लूडिंग जनरल मुशर्रफ। और यही चीज अगर आपने ये करना है तो फौज के अंदर मैं समझता हूं कि आप एक फ्रैक्चर डाल सकते हैं। दूसरी तरीके से आप जुडिशरी को आप कर लें, जुडिशरी को आपने इस तरह के वो आपके घर के बच्चे हैं, वो आपने उनकी प्रमोशंस भी करनी है, आपने उनकी पोस्टिंग्स भी करनी है। अब वो परसेप्शन ये बनेगा कि एक जज की पोस्टिंग हो जाएगी, अगर जज की पोस्टिंग हो जाएगी बिकॉज वो फेवर नहीं कर रहा, हालांकि हम कहते हैं नहीं होगी, लेकिन परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा ये। सो इस आज आपको 70 साल के बाद करने की तकलीफ क्या हुई है ये मुझे बताएं। आप तरमीम वो लेके आए जिसमें कोई आटा, चीनी महंगा और ये पेट्रोल, गैस वैस इनको कम करने की तरमीमें को लेके आए, आप कर रहे हैं अपनी सर। ये कैसे आपकी मैं तो ये एक आम कहीं भी चले जाए, आपको इसार भी शायद बता देंगे, आम आदमी यही बात कर रहे हैं। ओ भाई तुम हमारी सोचो, तुम इन पे लगे हुए हो कि 65 से 68 जी उम्रें बढ़ा दो। ओ भाई 68 में क्या होगा मुझे बता दो। और यहाँ जजेस की भी एक आप कह रहे हो कि एक रिजेंटमेंट आएगी। आपने देखा नहीं, उन्होंने कहा कि हम तो मंसूर अली शाह को एक्सेप्ट करेंगे एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस। सो ये एक फ्रैक्चर है और ये फ्रैक्चर अगर हो गया तो इसमें नुकसान एक पार्टी का नहीं है, ये पाकिस्तान का नुकसान। ठीक है इसार राना साहब, आप क्या कहेंगे जो हुकूमत की तरफ से ये कदम उठाया गया है आईनी तरमीम को लेकर, क्योंकि इसके पीछे ये सवाल उठ रहे हैं कि शायद एक सियासी जमात को निशाना बनाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। किसी ने सरदार जी से पूछा कि सरदार जी ये पंगे का क्या मतलब होता है, तो उसने कहा यार मतलब तो नहीं पता लेकिन बंदा लेता जरूर। इन्हें ना कुछ शौक पैदा हो गया है अपने को अपनी भिस्ती कराने का और अपनी जगह साई का। ये 100 जूते भी खाते हैं, 100 गंडे भी खाते हैं। और अब ये लेके तरमीम लेके आए, कल इन्होंने बड़ा शोर मचाया, नंबर पूरे। और ये वो नालायक बच्चे हैं जो किसी पेपर में भी स्टार के बगैर पास नहीं हो सकते। स्टार आप समझिए ना, आपकी तो कंपार्ट नहीं आई होगी, हम जैसे लोगों की आई, हमें पता है कि वो स्टार लगा के पास कर देते थे कि चलो कोई नहीं, तरस खा लो इन पे। ये वो बच्चे हैं। लेकिन कल की बात से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि पाकिस्तान में इस वक्त 2 ताकतों में लड़ाई है। एक ताकत जो चाहती है, दूसरी ताकत उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से नल एंड वाइड कर देती है। आज इन तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट भी हो गई। कल का दिन गुजारना बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कल अगर ये हो जाती और बाहुकुक ये करा लेते तो फिर शायद सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन आज उसके खिलाफ रिट हो गई है और गेंद अदालत के कोर्ट में चली गई है। अब ये रोते रहे, पिटते रहे, जो मर्जी करते रहे,
अब ये इनका कुछ नहीं हो सकता। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, अभी मीर साहब ने 2-3 चीजों की तरफ इशारा किया, मैंने वो पढ़ रहा था ड्राफ्ट, उसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज है कि पार्लिमानी कमेटी एक जज को ये कह सकती है आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं, आपको 1 महीना दिया जाता है या पता नहीं कितनी मुद्दत दी जाती है, अगर फिर भी ठीक नहीं हुई तो फिर उसको फारिग कर दिया जाएगा। यानी कि जजों की ACRs भी जो है अब वो पार्लियामेंटेरियन लिखेंगे, वो पार्लियामेंटेरियन लिखेंगे जिनके केसेस अदालतों में चल रहे हैं, जिनके ऊपर फ्रॉड के, चोरी के, ड्रामों के, पता नहीं किस किस चीजों के मुकदमे चल रहे हैं। वो यानी चोर अपने इलाके के थानेदार को कहेगा कि मैंने तुझसे इम्तिहान लेना है कि तू अच्छा है या बुरा है। अंदाजा करें इस मुल्क का कि हम किस सतह पे अब एक तरक्की माकूस का शिकार हो चुके हैं कि वो पार्लियामेंट जिसके आधे से ज्यादा अरकान के ऊपर ये इल्जामात हैं। इसार अहमद साहब, कल हमने देखा कि बल्कि अभी जो सियासी माहौल बना हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान बड़ी अहमियत के हामिल इंसान बन गए हैं। कभी हुकूमती वफ्द आ रहा होता है तो कभी ओपोजिशन की तरफ से वफ्द आ रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए, लेकिन मौलाना बज़ीद हैं, वो कह रहे हैं कि पहले हमें मुसविदा तो दिखाएं। तो दूसरी तरफ हुकूमत की बात करें तो हुकूमत के पास भी अभी मुसविदा नहीं था कल रात तक, वो कह रहे हैं कि मुसविदा भी आएगा। समझ नहीं आ रहा कि मुसविदा आना कहाँ से था। ये वहीं से आना था जहाँ से आपका बजट की तकरीर आई थी। तो बजट की दफा भी तो उस टाइम बिलावल ने कहा था कि हमें बजट दिखाएं, तो उन्होंने कहा कि जब हमें मिलेगा तो हम आपको दिखा देंगे। तो जो बात मैं अभी आपको कह रहा था कि 2 कुव्वतों की इस टाइम लड़ाई चल रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। और रह गए ये पार्लियामेंटेरियन जैसे शहबाज शरीफ और ये सारे पपेट्स हैं, इनके हाथ में अपने तो कुछ नहीं है। जैसे इनको कहते हैं डोरी हिलती है वो हिला देते। लेकिन ये क्या, कल एक चीज तो बड़ी पॉजिटिव हुई है जो मैं जरूर आई मस्ट अप्रिशिएट कि पार्लियामेंटेरियंस ने और डेमोक्रेट्स ने और डेमोक्रेटिक कुव्वतों ने और जमहूरी कुव्वतों ने, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, इंक्लूडिंग लॉयर्स, इंक्लूडिंग सिविल सोसाइटी, सब ने एक जगह खड़े होके मुस्लिम लीग का पार्लियामेंट पे जो दूसरा हमला था उसे नाकाम बनाया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी पॉजिटिव साइन है कि कम से कम इतना शऊर हम इस कौम को है कि उन्हें ये पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब सुना है कि नवाज शरीफ साहब बहुत नाराज हैं अपने छोटे भैया से, तो कि तुमने एक दफा फिर मेरी जो इज्जत है उसको वो कर दिया। पहले ही मैं कड़ा अड्डा मेरे नाल हो रहे सी कि एक दफा फिर कल तक बढ़के मारते रहे हम कि जी बंदे पूरे, बाद में पता चला बंदे ही उनके पास कोई नहीं है। ये तो समझ गए कि बंदे पूरे होने की भड़कें तो कल हमने सुनी। पीजे मीर साहब, हुकूमत ने इतनी उजलत में ये सारा मुजाहिरा क्यों किया? क्योंकि ख्वाजा आसिफ भी कह रहे थे कि मौलाना और इत्तेहादी लोगों के अलावा भी हमें वोट पड़ेंगे, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि उनके पास तो नंबर पूरे ही नहीं है। सही बात है। देखें ना, वो एक कहावत है, ये कहावत ही है बाय द वे, कि वो क्या रजिया गुंडों में फंस जाती है, यहाँ मौलाना साहब इनमें फंस गए। द क्वेश्चन इज अब उनको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको इधर से कुछ करें, इधर से कुछ करें और आगे आके इनको मनवाएं। आई थिंक मौलाना साहब में भी एक, मैं समझता हूँ कि वो जमहूरियत एक अंदर से जाग रही है या जाग उठी है, कि वो भी उन्होंने भी कहा है कि हम सोचेंगे। 10 दिन का पीरियड आ गया है, 10 दिन के अंदर क्या होता है वो तो बाद में देख। अभी जो इसार ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि अब ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अब ये जो केस वहां चला गया है, ये वहां अब आप इसको कैसे करेंगे जब ये केस विल बी अंडर डिस्कशन। तो दिस विल पॉइंट कि आगे इसका क्या होता है। लेकिन मैं अगर हूं, खुदा की कसम, एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इतने टेंट और पेंट के साथ आई वुड रिजाइन माई सेल्फ। आई वुड से थैंक यू वेरी मच। चाहता हूं, मेरा पीरियड वैसे भी पूरा हो रहा है, थैंक यू वेरी मच, जो भी मैंने कर दिया, बट किसी और को बनाए। देखो, रवायतें इस तरह अगर आप नहीं गए तो कहां जाएंगी? आपका सिस्टम क्या होगा? वो उधेड़ रहे हैं। इस उधेड़ने से इंसान को खुद ही चले जाना चाहिए, जिस तरह के वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाना चाहिए था। मैं डे 1 से कह रहा था, इसने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया हमारे सिस्टम, और आज आप किसी और सिस्टम को बेड़ा गर्क कर। बिल्कुल। अच्छा पीजे मीर साहब, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की तरफ से बड़ा ये क्लियर स्टांस आया था, उनकी तरफ से यही मैसेज था कि अगर ये तमाम तर मामला होता भी है तो फिर भी मैं नहीं मानूंगा। अगर ये लोग इस तरफ को आते हैं कि मेरी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करें तो फिर मेरी तरफ से जवाब ना ही होगा। लेकिन हुकूमत फिर यही फिर तासुर पैदा हो रहा है ना कि हुकूमत सारी सूरत हाल को अपने मफाद में करना चाहती है। यही तो प्रॉब्लम है, अल्लाह इन सबको बड़ी लंबी जिंदगी
ये सारे अल्लाह के फजल से एक्सपायरी डेट पे है, ठीक है ना। अब इन्होंने मोरे दूसरी लेकिन है एक्सपायरी डेट पे। अब द क्वेश्चन इज, अल्लाह इन सबको, जिसमें बार बार कहता हूँ, अल्लाह सबको लंबी जिंदगी, लेकिन कुछ तो सोचो यार पाकिस्तान के लिए, कुछ तो सोचो कि आपने तो चले जाना है, कहीं और आएंगे, उनके लिए कुछ लेगेसी। आप क्या लेगेसी छोड़ रहे हो? अपनी सर्वाइव, क्या आप आवाम की तो हम बात ही कहीं भी नहीं सुन रहे। आप जो भी आप कहीं भी कोई नहीं कर रहे। ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की सर्वाइवल की बात हो रही है और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोर्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। गरीब आदमी की तो बात ही कहीं नहीं है, जिसके लिए ये घर बन, ये घर तो मकसद के लिए बन गए, अपनी सर्वाइवल के लिए। आपने बात करनी है लोगों की, इसीलिए एक पार्टी देखो, उसके साथ, इन दोनों पार्टियों के साथ क्या हुआ है, बिकॉज पीपल आर टायर्ड। ये आपके सामने एक रिजेंटमेंट है, और ये रिजेंटमेंट हमने कम करना है फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, लेकिन ये चीजें नहीं हो रही हैं, और यही वजह है कि हम डिक्लाइन पे जा रहे हैं। हम बिल्कुल जा रहे हैं। और बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। अपने मफाद से बालातर होकर अब अवामी मफाद की भी तरफ नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अवाम को बड़ी तवक्कुआत हैं। इसार राना साहब, मौलाना फजलुर रहमान की बात करें तो समझ से बाहर है कि इतनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन चुकी है, जब काम पड़ते हैं तो फिर ये फरिश्ता बन जाते हैं, लेकिन अगर ऑपोजिट अगर वो ना करें, हाँ करें, तो फिर जो हारने वाली जमात है फिर दोबारा से वही अलकाब से पुकारा जाना, डीजल डीजल कहना, ये सारी सिचुएशन सर आपको समझ में आती है, क्यों ऐसा होता है हमारे यहाँ? अच्छा, एक तो पहले रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें कि डीजल का नाम पीटीआई ने नहीं डाला था, ये पीपल्स पार्टी के दौर में डाला था, जब मुस्लिम लीग नून ने जरदारी साहब का मिस्टर 10% डाला था, और बीवी को इन्होंने अमरीकी सुंडी कहा था, और जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को कहा था कि ये अंग्रेजों के कुत्ते ने लाने वाले। जी सर। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि अफसोस की बात है, हम सिर्फ गलत रिवायत को कायम रखते हैं, अच्छी जो पॉजिटिव चीजें हैं हम उनको छोड़ देते हैं। बिल्कुल जी सर। जी, मैं यही बता रहा हूँ कि ये पीटीआई के खाते नहीं डालना चाहिए। ये जहां से शुरू हुआ था उसका ओरिजिन मैंने आपको बता दिया कि ये है। अच्छा, अब आ जाए फजलुर रहमान साहब की तरफ। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम जिन्होंने डिजाइन किया है ना, पीजे मीर साहब इस बात को एंजॉय करेंगे जो मैं बताने लगा हूँ, कि उस सिस्टम को इस तरह बनाया है कि बीच में एक बंदा जरूर ऐसा पैदा किया जाता है जिसके गिर्द गेम घूमे। जैसे मिसाल के तौर पे पहले नवाबजादा नसरुल्लाह, फिर चौधरी शुजात हुसैन हुए, फिर अब ये आ गए। ये 2-3 सीटों के लोग होते हैं, लेकिन इनको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये इधर पलड़े में जाएं तो वजन इधर का हो जाएगा, इधर जाएं तो इधर हो जाएगा, और इनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल हमेशा के लिए रहती है, ताकि जहां जरूरत हो आज वो इस्तेमाल किया जा सके। अब मैंने जो बात आपको की है कि जहां जरूरत हो इस्तेमाल किया जा सके, इसमें मैंने बहुत कुछ कह दिया है। और देखिए, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को, आप और माशाल्लाह अभी जवान है, आप उनसे कोई ख्वाब बांध सकती है, मैं नहीं बांध सकता। मुझे ये पता है कि जहां उनका कालीन 50,000 की कीमत से वो शुरू करेंगे, 500 में बिका तो बेच देंगे वो। मैंने उनकी जमहूरियत पसंदी भी देखी है, वो उनको बहुत कुछ देखा हुआ है। उन्होंने केपी के हुकूमत में दीनी जमातों के साथ जिस तरह किया था, वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वो मेरे सामने। और भी माजी में उनका जो कुछ वो करते रहे, जिस तरह लॉन्ग मार्च किए, जिस तरह तहरीक-ए-अदम इमरान खान के खिलाफ लेके आई, वो सारा कुछ, उन्हें गुस्सा इस बात का है कि डकैती में वो शामिल थे, लेकिन माले गनीमत में उनको हिस्सा ही नहीं मिला, जिसका वो अब गुस्सा निकाल रहे। लेकिन इससे जमहूरियत की तो कोई आप वो नहीं कर रहे ना। पिछले 3 साल 4 साल में वो एक सिर्फ जुमला सुन लीजिए, कोई एक कानून आप मुझे बता दें जो अवाम की फलाह के लिए पास हुआ हो, सिवाय इसके कि इन्होंने यहां तक कि अरकान पार्लियामेंट ने पैसे लेके बिल पास किए हैं, ऑन रिकॉर्ड है, तस्लीम किया लोगों ने कि हाँ हम पैसे लेके हमने 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ हमने बिल पास किए। तो ऐसी पार्लियामेंट जो स्टॉक एक्सचेंज की तरह बिकती हो, उससे आप क्या तवक्को बांध सकते हैं? जी सर। अच्छा इसार राना साहब, क्योंकि आप बड़ी वसी नजर रखते हैं सियासी मैदान में, तो सर आने वाले दिनों में क्या लगता है कि तरमीम करने में हुकूमत कामयाब हो पाएगी? क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी अब गुस्से में है, वो भी नाराज हो गए कि तुम लोगों ने मेरी नाक कटा दी, तुम लोगों से बंदे पूरे नहीं हुए। तो लगता है कि आने वाले दिनों में हुकूमत कामयाबी हासिल करेगी इस मकसद में? एक तो मेरी वसी नजर नहीं है, मुझे तो सामने ये स्क्रीन के टिक करनी पड़े जाते, लेकिन मैंने जितना देखा है इस दुनिया में,
तो वो ये कि मैंने फिर अर्ज कर दूं कि इस वक्त दो इदारे आपस में तसादुम में जी। और एक इदारा एक अटेम्प्ट करता है, दूसरा दूसरी अटेम्प्ट करता है। एक इदारे ने प्लान किया कि तरमीम लाई जाए, दूसरे इदारे ने उससे पहले ही 8 जजों का फैसला जो था उसकी मजीद तशरीह जो है दे के वो रास्ता रोक दिया। ये सारा कुछ एक पाकिस्तान में समझ लें कि तसादुम, ताकत का तसादुम है। और इसमें वो एक 3 बंदों को थाने ले आए, शराब पी हुई थी। एक से पूछा तू क्या कर रहा था, उन्होंने कहा जी फुटबॉल खेल रहा था। दूसरे से पूछा तू क्या कर रहा था, उन्होंने कहा जी मैं भी फुटबॉल खेल रहा था। तीसरा नीचे बैठे लकीरें लगा रहा था, उसने कहा तू क्या कर रहा था, कहता जी मैं फुटबॉल था। तो ये 2 ताकतों के दरमियान जो फुटबॉल है वो अवाम है, वो इधर से ठुड्डा मारते हैं, वो इधर से ठुड्डा मारते हैं, और हम सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि तरमीम इतनी सौखी नहीं है जितनी ये समझने। सुप्रीम कोर्ट में इस पे वो हो चुकी है और ये लंबा मामला जाएगा, इसीलिए इन्होंने मौखर कर दिया। अब शहबाज शरीफ साहब भी वतन से बाहर जा रहे हैं किसी टूर के ऊपर, और ये उनके बाद आने के बाद ये जो कुछ भी होना है वो होना है, तब तक पता नहीं क्या से क्या हो जाए। पीजे मीर साहब बड़ी अच्छी बात की है साराना साहब ने। वो कह रहे हैं कि फुटबॉल का एक खेल खेला जा रहा है, अवाम उसमें फुटबॉल बनी हुई है, बेचारी कभी यहाँ तो कभी वहाँ दर बदर की ठोकरें। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कामयाबी किसकी होगी इस आईनी तरमीम के मसले को लेकर? हुकूमत जीतेगी या फिर हुकूमत के ओपोनेंट्स? इसमें हुकूमत जीतेगी नहीं, इसमें अवाम हारेगी। और जो बात कर रहे हैं फुटबॉल की, ये इस फुटबॉल में से तो वो फूक ही निकाल दिए उन्होंने सारों ने। तो कितना कमारोगे आप ये जो फुटबॉल आप अवाम को मार रहे हो यार। अवाम हम कई जगह बैठे हैं नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस हमारे मुल्क के अंदर इतना प्यारा मुल्क है, लेकिन 3 टेलीफोन कॉल्स, 4 चिटें और 5 सिफारिशें ना जाए आपका काम नहीं होता है। जमहूरियत यार, कौन सी जमहूरियत भाई? ये जमहूरियत है? अब फिर हम बात करते हैं, नारे लगाते हैं बड़े बड़े मेरिट। ये मेरिट्स नहीं है। मेरिट होता है कि जब आपको किसी की जरूरत, अकेले चले जाओ। आज आपका एक गरीब बच्चा जाके कहीं जाए ना, कहीं किसी अपार्टमेंट के ऊपर, उसको मिलेगा वो रिस्पेक्ट? नो। यहाँ एक प्रिविलेज क्लास है और प्रिविलेज क्लास को ही आप आगे बढ़ा रहे हो। बच्चे नीचे, उनको बिल्कुल आगे बनाने की या बढ़ाने की आप कोई कोशिश नहीं है। हम वही हैं वो कि पता नहीं किसकी दुम आप डाल दें पाइप में, 100 साल निकाल लें तो वो जी। तो यही ठीक है, बातें जी बिल्कुल सर, बातें भड़के बहुत बड़ी बड़ी मारी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता आवाम के लिए। इसाराना साहब, अगर हम पाकिस्तान से बाहर की बात करें, वहाँ पर तो ये चीज़ है ना कि अगर आप आईनी तरमीम में नाकामी हासिल करें तो फिर बात इस्तीफे तक आ जाती है। लेकिन हमारी हुकूमत की बात करें तो रिटाई से इस बात को डिफेंड किया जाता है, आवाम के सामने आकर तरह तरह के बयान दिए जाते हैं। तो सर ये अब लाहे अमल इस चीज़ से तो बाहर निकलना होगा ना, ताकि आवाम के लिए कुछ सोचा जा सके, कुछ प्रैक्टिकल करने की भी ज़रूरत आ गई है। आप बाहर की दुनिया तो छोड़ें, अपने हमसाये को, भारत को ले लें, जिसे हम बहुत बुरा कहते हैं। उसका एक मकबूल तरीन वजीर आला कचरेवाल, उसका आज मैं पढ़ रहा था कि उसने कहा है कि मैं रिजाइन करने लगा हूं क्योंकि मेरे खिलाफ अदालतों में कुछ केसेस हैं। अब अंदाजा करें कि वो उसका कहना यह कि मेरे चूंकि अदालतों में केसेस हैं, लिहाजा मैं नहीं समझता, आई एम नॉट जस्टिफाई कि मैं ये इस ओहदे को करूं। और आज ही बरतानिया के वजीर आजम के खिलाफ तहकीकात शुरू हुई हैं कि उन्होंने अपनी बेगम को पता नहीं कपड़े जोड़े छोड़े को खरीदारी में कोई थोड़ा सा वो किया। कौमें तरक्की ऐसे ही नहीं करती है। कौमों का किरदार जो है जब तक नहीं बनता तब तक कौमें आगे नहीं बढ़ती। और हमारा जहां बहुत सारे अलमिया हैं, उसमें सबसे बड़ा अलमिया हमारा इखलाक है। हम इखलाकी तौर पे दिवालिया कौम। बिल्कुल सर जी। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो जितना लुच्चा है वो उतना ही उच्चा है। ठीक है ना। जैसे जेल के अंदर बड़ा मुजरिम जो होता है वो जमात करा रहा होता है, छोटा जो है वो क्या कहते हैं अजान दे रहा होता है, कामत पढ़ रहा होता है। सेम पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। जो जितना ताकतवर लुटेरा है वो उतना ही। असल दुख ये है कि जेल सुप्रीडेंट के सामने ये सारा कुछ हो रहा होता है और वो होने देता है। मुझे दुख इस बात का है कि असल तो वो जिम्मेदार है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अभी भी वक्त है कि हम समझ जाएं, अदरवाइज हम जिस जगह पहुंच चुके हैं वहां पे सिवाय तबाही के और कुछ नहीं।
बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान को लेकर कुछ जो मसाइल हैं, बल्कि बेतहाशा मसाइल हैं, उनकी तरफ संजीदगी से देखना चाहिए। अपने ज़ाती मफाद से आगे बढ़कर आवाम को जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं इसार राना साहब, पीजे मीर साहब, और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी। कमर चीमा साहब, हुकूमत की तरफ से आईनी तरमीम लाने की कोशिश की गई लेकिन फिर नाकामी का सामना भी रहा। इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है हुकूमत की तरफ से, जब मुसविदा भी नहीं था और फिर उनके पास नंबर गेम भी पूरी नहीं थी? उसके बरक्स हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी भड़कें भी मारी जा रही हुकूमती अरकान की तरफ से। पहली बात तो यह कि ये जो पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है जी, ये इसको बड़े अच्छे अंदाज से किया जा सकता था अगर पॉलिटिकल क्लास जो है वो अवाम की रिस्पेक्ट करते होते। ये मसवदा जो है ये पार्लियामेंट में आता, नेशनल असेंबली में आता, ये कमेटी को जाता, वहां पे डिस्कशन होती, फिर पार्लियामेंट में आता, मीडिया से डिस्कस किया जाता। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ओवर द पैसेज ऑफ टाइम हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उसके जो बिहेवियर्स हैं वो नॉन डेमोक्रेटिक होते जा रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी अक्रॉस द बोर्ड, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, वो सारे के सारे जो हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी जो हुकूमत में जब वो हों तो उनके जो मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली में, MNAs या सेनेटर्स जितने भी हैं, वो करें जो हम उनको कहते हैं। यानी कि अब आप देखेंगे मीडिया को मुसवदा पहले रिलीज हो जाता है और मेंबर नेशनल असेंबली जो PMLN एंड पीपल्स पार्टी के हैं उनको बाद में होता है। अब मुझे बताएं इस सिचुएशन के अंदर क्या रिस्पेक्ट रह जाती है पार्लियामेंटेरियन की, या क्या रिस्पेक्ट रह गई पाकिस्तान की पार्लियामेंट की? तो इसमें मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ हो रहा है, जो कल हुआ है, अभी जारी बात है मौलाना फजलुर रहमान, देखें अब मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर ये खड़े होते, उनको ये था कि मैं हम शायद जो है वो अपनी कर पाएंगे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी सियासत बचानी है क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा से स्वीप कर दिया गया है। वो पिछले 15 साल से तकरीबन 10-12 साल से आउट है वहां से। तो वो जो उनकी राइट विंग रिलीजियस बेस थी वो सारी की सारी उड़ गई है। तो उन्होंने अपने आप को बचाना है तो वो अपने आप को बचाएंगे एक पॉपुलर लीडर बन के, ना कि वो हुकूमत की बातें मान के। तो देखते हैं कि ये जो सिचुएशन पैदा हुई है इसमें क्या चीजें निकलती हैं आगे, लेकिन फॉर मोमेंट बिल्कुल इसका हल क्या निकलता है। पीजे मीर साहब, अभी तमाम तर नजरें मौलाना साहब पर हैं, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में मौलाना साहब क्या किरदार अदा कर सकते हैं? हुकूमत का साथ देंगे या फिर हुकूमत के खिलाफ ही रहेंगे? क्योंकि वो कुछ अरसा पहले यही कहते आए हैं कि हम ओपोजिशन में थे और ओपोजिशन में ही रहेंगे। देखिए, मौलाना साहब ने अपने आप को हर तरीके से एक्सपेरिमेंट करवा लिया है और या इन पे एक्सपेरिमेंट किया गया है। अब वाकई चीमा साहब ने सही बात की है, उनको अब अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल करनी है और अगर यहाँ उन्होंने कोई गलत स्टेप उठा लिया, मैं समझता हूं कि ये जो तरमीम की जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो साइड, आई थिंक वो उसको कहते हैं एक पॉलिटिकल कू डी ग्रा, तो फिर ये एक उसकी रिकवरी कोई नहीं होती है। लेकिन बहरहाल मुमकिन हो जाती है। बट मौलाना साहब ने बड़े अपने कार्ड जो है डेलिकेट तरीके से खेलने और देखना है कि अवामी पल्स क्या कहती है। तो अगर अवाम देंगे तो आई थिंक उनका सर्वाइवल भी हो जाएगा और ये है कि उनका एक स्टेप भी बड़ा सही होगा। उनका स्टेप एक डेमोक्रेटिक स्टेप होगा जो कि उनको लेना पड़ेगा। उनको लोगों ने बड़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है और गंडेरी की तरह अब इधर उधर लेफ्ट राइट करके उन्होंने कर दिया। अब क्यों थी वो उस वक्त ये बहुत क्लोज थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन इस पीपल्स पार्टी ने वो रोल नहीं प्ले किया जो बेनजीर भुट्टो साहब। हालांकि बेनजीर ने मुझे कई दफा इनका हमने ख्याल रखना है क्योंकि इन्होंने हमारे बड़े लॉयल रहे हैं, ये हमारे बड़े साथ रहे हैं, ये एंड बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। तो लेकिन वो जो लॉयल्टी थी वो नहीं हुई और ना इनको करने दी। सो बेसिकली ये एक बड़ा एक क्रिटिकल वक्त है इनका पॉलिटिकली एक क्रिटिकल वक्त है कि इस तरमीम के अंदर वो अगर वो हिस्सा लेते हैं तो दैट इज द एंड ऑफ इट एंड देयर इज रूम फॉर। ठीक है,
जी सर, माहिर कानून है यासीन आज़ाद साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। यासीन साहब, आईनी तरमीम हुकूमत की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आईनी तरमीम की जा सके, लेकिन आपको क्या लगता है कितना मुमकिन है, कितना आसान टारगेट होगा हुकूमत के लिए ये कंटिन्यू करना? और क्योंकि अब ये मामला अदालत में जा चुका है, हुकूमत कैसे कंटेस्ट कर सकती है इस मामले को? देखें, जहाँ तक मामला अदालत में जाने का ताल्लुक है, एक कानून अभी बना ही नहीं जी। तो आप उस कानून को जाके अदालतों में चैलेंज करेंगे। जिस तरह माजी में सुप्रीम कोर्ट का जो कानून बना था, तो वो कानून बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया और बाद में वो आर्डर को जो है ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेन किया। नंबर 1। नंबर 2 पर पोजीशन ये है कि आप खुद अंदाजा कर लें कि एक बिल अभी पार्लियामेंट के अंदर टेबल हुआ ही नहीं, ठीक है। और जब तक वो टेबल नहीं हो जाता और कौमी असेंबली और सेनेट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, तो चूंकि आइन में तब्दीली के लिए जो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 2/3 मेजॉरिटी आपके पास होनी चाहिए। वो मेरे ख्याल में अभी हुकूमत के पास है नहीं, इसके लिए वो भागदौड़ कर रहे हैं। अब उसमें उनको कामयाबी होती है या नहीं होती, ये तो गवर्नमेंट बेहतर अंदाज में बता सकती है। लेकिन मेरे नज़दीक जो अमेंडमेंट है, जब तक 2/3 मेजॉरिटी आपके पास नहीं आएगी, ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है जी सर। तीसरा ये है कि पार्लियामेंट है वो एक कानून साज इदारा है, कानून बनाने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, किसी और आदमी के पास नहीं। जी सर। अब अगर कोई पार्लियामेंट कानून बना देती है, उसको अगर कोई चैलेंज करना चाहे, कानून बनने के बाद चैलेंज होता है, कानून बना ही नहीं वो चैलेंज नहीं हो सकता। अगर कानून बना नहीं है तो आप चैलेंज करेंगे तो उसकी लीगल पोजीशन कोई बनेगी नहीं। जी सर। कानून बन गया तो फिर जो अदलिया का रोल है कानून और आइन के मुताबिक, वो ये है कि फिर अदलिया को ये देखना पड़ेगा कि जो कानून साजी की गई है उसमें पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके बुनियादी हकूक किसी हद तक मुतासर तो नहीं हो रहे। अगर वो अमेंडमेंट बुनियादी हकूक से मुतादिम है तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस शिक को जो बुनियादी हकूक के खिलाफ है उसको डिक्लेयर कर सकती है इलीगल। अब तशरीह करने का जो इख्तियार है जब पार्लियामेंट कानून साजी कर ले, वो अदलिया का है, लेकिन एक लिमिटेड पोजीशन में। अगर आइन के ढांचे को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा हो, बुनियादी हकूक से मुतसादिम हो, तो फिर अदलिया उसकी तशरीह कर सकती है क्या क्या नहीं है। लेकिन महज जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरह आप ये बता दें कि माजी में जब परवेज इलाही और उसका हमजा शहबाज का मामला आया और पीटीआई के 25 आदमियों ने वोट दिए हमजा को, हमजा इलेक्शन जीत गया। बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये 25 वोट काउंट नहीं होगा। आइन का आर्टिकल 63A पढ़ ले, क्या अदलिया आइन से हटकर किसी किस्म का कोई फैसला दे सकती है? मेरा अपना जाती व्यू है कि नहीं दे सकती। जी सर, ठीक है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो वो लोग वोट कास्ट करेंगे उनका तरीकाकार ये होगा कि वो वोट काउंट होगा, और अगर वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करते हैं तो पार्टी का हेड उसको फॉरवर्ड करेगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन उनको डी नोटिफाई करेगा जी। और ये मामला फिर जो स्पीकर है उसके पास चला जाएगा। ठीक है। तो हम ना, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बगैर पढ़े बगैर देखे पर क्या सरैयां करते हैं जो गलत है। दुनिया का कोई कानून पार्लियामेंट को कानून साजी से नहीं रोक सकता। आपको बरतानिया की मिसाल देता हूँ कि बरतानिया वो वाहिद मुल्क है जिसमें आइन नहीं है, तहरीरी आइन नहीं है, वो रवायत पे चलता है, और रवायत पे चलते हुए भी तो जो कानून साजी करते हैं उसमें भी किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट नहीं होता। हमारे यहाँ आज मैंने एक पॉलिटिकल लीडर का बयान देखा और उसने ये कहा कि अदलिया का गर्दन अगर कोई काटेगा हम पार्लियामेंट की गर्दन काट के रख देंगे। ये क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क में? बिल्कुल ठीक है यासीन साहब जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। ये एक बड़ा टफ मिशन है हुकूमत की तरफ से जो ये कदम उठाया गया है। अगर हम देखें हुकूमत अपनी पूरी प्रेपरेशन करती भी है तमाम कानूनी निकात पर या इस मामले को सही तरीके से लेकर चलती भी है, तो फिर भी क्या समझते हैं कानूनी निकात को मद्देनजर रखते हुए कितने फीसद कामयाबी हासिल हो सकती है हुकूमत को और कितना टफ टाइम साबित होने जा रहा है ये? देखिए, अगर हुकूमत के लिए ये आसान होता
आज या कल जो है ना वो कानून साजी हो सकती है जी। राइट जी सर। जिस आइन के जिन आर्टिकल्स के अंदर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं वो अभी तक पार्लियामेंट के सामने टेबल ही नहीं हुई है। वो अमेंडमेंट जो है उसके बाद वो जाएगी जो कैबिनेट है उसकी अप्रूवल के लिए जाएगी। कैबिनेट की अप्रूवल के बाद एक कमेटी होती है उसमें जाएगा और उसके जाने के बाद वो पार्लियामेंट के अंदर प्लेस किया जाएगा। अब हुकूमत के पास मेरे हिसाब से इस वक्त तक 2/3 मेजॉरिटी नहीं है जी सर। यही वजह है कि वो टेबल नहीं किया गया। लेकिन अगर फर्ज करें मौलाना फजलुर रहमान मान जाते हैं, फर्ज करें अताउल्लाह मंगल अपने 2 वोट देने के लिए तैयार हो जाता है, पर अगर पार्लियामेंट अपनी 2/3 मेजॉरिटी पूरी कर लेती है और वो कानून साजी करती है तो फिर मैं और आप कौन होते हैं पार्लियामेंट को रोकने वाले कि वो कानून क्यों नहीं कर सकती, कानून क्यों नहीं बना सकती। पार्लियामेंट को हम इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजते इसलिए हैं कि वो जाके मुल्क के इंटरेस्ट में कानून साजी करे। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि पार्लियामेंट को देखें तो पार्लियामेंट के अंदर मेंबरान पार्लियामेंट एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देते हैं। तकरीरी मुकाबला होता है। हमने तकरीरी मुकाबले के लिए आपको पार्लियामेंट में नहीं भेजा, हमने कानून साजी के लिए भेजा। और जो जुबान पार्लियामेंट के अंदर कभी कभार इस्तेमाल होती है वो तो मैं आपके प्रोग्राम में भी उसका बाद जुमले रिपीट नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। तो क्या हमारे पार्लियामेंटियन को ये नहीं पता कि जब हम गलत जुमले बोलते हैं तो वो पूरा पाकिस्तान सुनता है और दुनिया भर का हर मुल्क सुनता है उसको। मैं कहता हूँ कानून साजी करें, बेहतर यही है कि ड्राफ्ट ले आए, पब्लिक में ले जाएं, स्टेक होल्डर को दिखाएं, उस पर डिस्कस करें। डिस्कशन के बाद आप उस सब मामले को आगे लेके चलें। अब जो सूरत हाल है आज भी हुकूमत इस मामले में फेल हो गई है और मेरे ख्याल में पार्लियामेंट सेनेट का और कौमी असम्बली का इजलास 11 महीना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो तमाम तर प्रोसेस है उसको एक प्रॉपर तरीके से लेकर चलना चाहिए ताकि हुकूमत कुछ ना कुछ अवाम के लिए डेवलपमेंट लेकर आए और तमाम तर जो कानून या बिल पास करने की कोशिश की जा रही है वो किसी एक सही प्रॉपर क्राइटेरिया के मुताबिक होना चाहिए। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेकर वापस आएंगे और अपने डिस्कशन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पीजे मीर साहब, मेरा सवाल आपसे होगा कि हुकूमत अभी इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर कितनी प्रिपेयर्ड है, क्योंकि अगर हम BNP की बात करें तो पहले ही नाराज है। MQM की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि हुकूमत संजीदा नहीं है और हमें भी फॉर ग्रांटेड ले रही है। देखिए, कोई संजीदा नहीं है यहाँ। मैं आपको बताता हूँ कि जो भी हम बात कर रहे हैं या हुकूमत करती है, आज की नहीं पुरानी भी जो भी हुकूमतें करती हैं वो अपने उस मयाद जो उनका पीरियड होता है ये उस दौर तक के सोचते हैं, लंबी सोच नहीं है। बिल्कुल, बिकॉज लंबी सोच नहीं है, हर बंदा इसको प्रीएम्प्ट कर रहा है। अब ये आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए? हम यहाँ रवायत की बातें करते हैं बरतानिया की, वो इधर तो रवायत ही कोई नहीं है, आपने तो रवायतें तोड़ दी हैं सारी। वो सही कहा यासिर साहब ने, वहां तो रवायतों पे चलते हैं, ट्रेडिशंस हैं, रिस्पेक्ट है एक दूसरे की। आप अगर आप मुखालिफ में होंगे, आप तमीज से एक बात करते हैं। यहाँ है आपकी कोई? यहाँ तो आप टोलेंटन मार्केट या एम्प्रेस मार्केट में बैठे हुए हैं आप। तो ये यहाँ तो वो तो आपकी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज ही खत्म हो गई है। मुझे तो अफसोस के ऊपर असेंबली के क्या कहते हैं, इस रिमार्क को एक्सपंज कर दो, इस रिमार्क को एक्सपंज कर दो। भाई ये रिमार्क आने क्यों है? इनकी क्या जरूरत है? क्या आपके टेम्पर, क्या आपकी जबान इतनी खराब हो गई है कि आप दूसरे से, जबकि आप लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हो और आप एक दूसरे से बैठ के बात नहीं कर सकते? आपने एक पार्टी को ऐसा रगड़ने की कोशिश की है, वो पार्टी को बिल्कुल ही उड़ा के रख दो। यार वो भी तो किसी के नुमाइंदे हैं ना। आप उनको क्यों नहीं, आप उनकी बात क्यों नहीं सुनते हो? फिर बात आप करते हो जमहूरियत की कि लूली लंगड़ी जमहूरियत भी है। So where is that लूली लंगड़ी जमहूरियत when you don't even allow your opposition to come and talk? तो ये जो हम बातें करते हैं बड़ी है हमारे अंदर,
और यही वजह है कि हम कहीं तरक्की नहीं कर सकते। यही वजह। एग्जैक्टली सर आप ठीक कह रहे हैं। कमर चीमा साहब, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की भी बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है चार्टर ऑफ पार्लियामेंट का कुछ बनेगा? सियासी जमातें इस पर अमल करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ये तो हमारा कल्चर बन चुका है कि पहले आप पार्लियामेंट की तौहीन करें और बाद में फिर वो जैसे वर्ड्स ये पीजे मीर साहब भी कह रहे हैं कि बाद में हज़फ करने की नौबत आ जाती है। लेकिन नौबत आती क्यों है? क्या हम इतने हम इमेच्योर हो गए हैं कि हमें ये नहीं पता कि हमारी हुदूद क्या है, हम पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या बात कर रहे हैं? देखिए जी, जो पॉलिटिकल टेम्परेचर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद है ना जी, मुझे नहीं लगता कि इस पार्लियामेंट से कुछ ऐसी प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव चीज जो है वो देखी जा सकती है। एक बात। दूसरी तरफ देखें, एक पार्टी कह रही है जी विक्टिम है जी, हम जेलों में है। जब पिछली हुकूमत थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, तो दूसरी पार्टियां कहती थी हम जेलों में हैं। तो ये एक तो अलीट एक दूसरे से बदले ले रही है, सीधी सी बात है। या पब्लिक इंटरेस्ट की कोई बात नहीं होती, यहाँ पे इनके इंटरेस्ट की बात होती है। अगर हम ये कहें कि पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो, और पब्लिक भी हमारी आपको पता है मासूम है, वो इश्यूज जो पब्लिक के रिलेटेड है उनके ऊपर वो प्रेशर डालने की पोजीशन में नहीं है अपने लोगों के ऊपर, अपनी हुकूमतों के ऊपर। वो उनको इतना मसरूफ कर दिया गया डेली बुनियादों के ऊपर कि वो बस यही लगे हुए हैं कि जो इनके मसले हैं ना वही हमारे मसले हैं। भाई, जो एलीट के मसले हैं वो अवाम के मसले नहीं है। अवाम को अपने मसलों के लिए थोड़ा सा बाहर कंफर्ट जोन से निकलना होगा, और जरूरी नहीं सियासतदान सारे अवाम के मसले ही को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो मुझे एक तो ये बात, दूसरा ये है कि मैं नहीं समझता ये पार्लियामेंट कुछ डिलीवर करेगी। उसकी वजह यह है कि जितनी ज्यादा तकसीम है, आप देखिए पार्लियामेंट में होता क्या है, मतलब ये वो कार्रवाई देखने वाली कार्रवाई है। यहाँ पे जो सियासतदान बोल रहे हैं, आप जो सब्सटेंस को चेक करें, ये गली मोहल्ले का सब्सटेंस है। मतलब पार्लियामेंट में तो आपने प्योरली सोसाइटी के इश्यूज डिस्कस करने, आपके ऊपर करोड़ों रुपए खर्चा आ रहा है डेली बुनियादों के ऊपर, बिकॉज आपको भेजा गया कि जाओ यार, जिस नुमाइंदे को जिसने आपको वोट दिया उसकी जाके बात करो। और यहाँ पे बातें आप देखें क्या हो रही हैं, गुस्से निकल रहे हैं, एक दूसरे को गालियां हो रही हैं, हमले हो रहे हैं, क्या हो रहा है। मतलब ये देखें, सॉरी टू से, इस पार्लियामेंट से कोई उम्मीद नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई अच्छी कानून साजी हो पाएगी, ना ही यहाँ पे कोई मुस्तकबिल में मुझे लग रहा है कि चीजें कोई बेहतर हो पाएंगी। बस टाइम गुजारें और इंतजार करें और कि क्या बनेगा और क्या नहीं, लेकिन फॉर अ मोमेंट देयर इज नथिंग कंस्ट्रक्टिव गोइंग ऑन। ठीक है यासीन साहब, अगर लेट्स सपोज हुकूमत कामयाब होती भी है अददी अक्सरियत हासिल करने में और फिर ये आईनी तरमीम भी कामयाब हो जाती हैं, तो फिर ओपोजिशन के पास क्या रास्ता होगा? ओपोजिशन क्या किन पॉइंट्स को लेकर हुकूमत अदालत की तरफ जाती है, उनके पास क्या स्टांस हो सकता है? देखें, ओपोजिशन आज की हो या माजी की हो, हमारे मुल्क के अंदर जैसा मेरे दूसरे साथियों ने कहा, प्रॉब्लम यह है कि हमारी ओपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर वो रोल ही प्ले नहीं करती जो उनको करना चाहिए। जी। आप मामला को उलझाते हैं और जो पार्टी इलेक्शन में हार जाती है वो उसका रिजल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती, और जो जीत जाती है वो कहते हैं ये सही नहीं है। ये तो एलिगेशन लगाने का सिलसिला मैं पिछले 75 साल से यही देख रहा हूँ। वो तो मामला अपनी जगह पे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों को हम इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनको मैं, आप और सब मिलके इलेक्ट करके भेजते हैं। वो सही है या गलत है मैं उस बहस में नहीं पड़ता। अगर गलत है तो कोर्ट मौजूद है, जाएं जजमेंट ले लें। जजमेंट अगर आपके फेवर में आता है सीट का तो वो डिक्लेयर कर देंगे कि ये जो मेंबर बना है मैंने ये गलत बना है, कोर्ट डिसाइड करेगा, मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते। सवाल ये पैदा होता है कि आप खुद ये बता दें, ये हुकूमत हो या अपोजिशन हो, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि मुल्की मसाइल और जो पाकिस्तान माशी तौर पे तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़ा है, महंगाई अपने अरूज पे है, गरीब को अपनी जिंदगी बसर करना मुश्किल हो रहा है, क्या इन सब की ये जिम्मेदारी नहीं है कि आपने इख्तलाफात को एक साइड पर रखें, फेस सेविंग के लिए जो मर्जी स्टेटमेंट दें, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप पार्लियामेंट के इजलास में जाते हैं ना, आप बैठ के तमीरी बात करें। अगर आपको किसी नुक्ते पे इख्तलाफ है कि पार्लियामेंट में हुकूमत जो ये कानून साजी कर रही है उसमें ये गलत है, तो आपको पता है कि माजी की जो हुकूमत थी उसमें प्रेसिडेंट हाउस जो है ना वो फैक्ट्री ऑर्डिनेंस बना हुआ था, ऑर्डिनेंस पे कानून साजी होती रही, लोग इस चीज को भूल जाते हैं।
ये पार्लियामेंट, चलो मामलात को तो पार्लियामेंट के अंदर लेके जा रहे हैं ना, ऑर्डिनेंस तो जारी नहीं हो रहे। लेकिन अब लेकिन पार्लियामेंट भी अपना वकार किसी हद तक खो चुकी है सर, आप ठीक कह रहे हैं। पीजी मीर साहब, ये तमाम तर सूरत हाल अगर हम देखें तो आवाज़ें ये उठना शुरू हो गई कि हुकूमत सिर्फ अपने मफाद के लिए कानून साजी की तरफ जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, क्योंकि उनके रिटायरमेंट का वक्त भी करीब आ चुका है, वो अब ये आवाज़ उठना शुरू हो गई है कि टाइमिंग का बड़ा मसला आ रहा है। हुकूमत जब ये आईनी तरमीम लेकर आ रही है तो दूसरी तरफ रिटायरमेंट भी होने जा रही है, किसी एक फर्द वाहिद के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये टाइमिंग्स बिल्कुल आपने अच्छा ये पॉइंट रेज किया। टाइमिंग जो है, टाइमिंग इज बैड। अगर आपने ये करना, आप उस वक्त करें कि जब आपके सारे जो मामलात हैं वो बिल्कुल स्टडी हुए हैं और वो जो मामलात आप इन पे गौर कर सकते हो। यासिर साहब ने सही बात की है भाई, आज तो हमें बात करनी है पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी और जो दीगर कमोडिटीज हैं उनकी कीमतों के ऊपर। वो तो हम तो एक पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल सर्वाइवल इज नॉट नेसेसरी। आपको इस वक्त पॉलिटिकल एक्टिवेशन चाहिए कि जो कि पीपल फ्रेंडली हो, तो बात कोई नहीं रही है। और जो भी आप करेंगे वो ये करेंगे कि भाई आज जल्दी से कर दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो ये एक गलत सिम, इस सिम्स पे जाके, जैसे मैंने पहले कहा है, इस सिम्स पे जाके पार्टीज का नुकसान नहीं है, ये जिंदा रहना। जी जी जी, ये हमें अवाम की बात, अवाम फ्रेंडली की बात करनी है और उनको रिलीफ देने की बात करनी है। हम लगे में कभी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाते हैं कि उसमें ये कहता है हर तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन, और भाई तुम कॉन्स्टिट्यूशन पे कर रहे हो, खुदा के लिए आराम से बैठ के कहीं उस पर संजीदगी से बात करो। बिल्कुल संजीदगी से। आप प्रेस क्या कह रहे हो, ये 2 नंबर है यार, खुदा के लिए वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। आपने क्यों किस तरह की जबान इस्तेमाल करनी है कि वो ये है, एंड कई और इस तरह के गैर मुनासिब ये अल्फाज इस्तेमाल किया गया, बोथ फ्रॉम पीटीआई एंड फ्रॉम द ईरान। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपने कोई तरमीम लेके भी आनी है, दी फुल असेंबली हैज टू बी देयर, बिकॉज ये एक आपने पाकिस्तान की पूरी कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन करनी है, जो कि आप नहीं जी। आपके इसकी लाठी उसकी भैंस, well that is not how countries are run। अच्छा सर, इस तमाम सूरत हाल से ही नजर आ रही है कि हुकूमत इस वक्त बुखलाहट का शिकार है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है, मामलात को कैसे लेकर चलना है। कमर जिमा साहब, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में जो अभी मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से उनका रवैया सामने आ रहा है, लगता है कि हुकूमत मना पाएगी, मौलाना फजलुर रहमान को अपनी हिमायत में कर पाएगी? देखिए ये बड़ा मुश्किल काम है। उसकी वजह ये है कि देखिए, एक तो मौलाना की खूबसूरती ये है कि वो अपने दरवाजे खुले रखते हैं, वो आ रहे हैं, मिल रहे हैं। इट मींस कि मौलाना समहाउ कहीं ना कहीं किसी चीज पे इंटरेस्टेड जरूर थे। अगर वो इंटरेस्टेड ना होते तो वो बिल्कुल ही नो कर देते। वो इंटरेस्टेड जरूर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इस सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो इसमें स्वीपिंग पावर्स नहीं देना चाहते, कि वो जो हुकूमत से लेंगे उसके बदले वो सब कुछ नहीं देना चाहते। देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक ऐसी तब्दीली आई है कि अब पॉलिटिशियन जो है ना, इशू टू इशू चलते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की करवाई जा रही है, ये रूलिंग पार्टी को तो बहुत सूट करती है कि वो 4.5 साल रहना है उन्होंने, लेकिन जो लोग कोलिशन में होंगे, ये बाहर हैं, उनके लिए जो है वो कहते हैं कि हमारे तो आगे की जरूरत ही नहीं पड़नी इनको हमारी, तो हमें अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए इनके साथ स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो हर दफा नई बारगेन करें, हर दफा नई डील करें, और एक पॉलिटिकल जो चीज है। सो मुझे लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान पे डिपेंड करता है कि वो क्या लेना चाहते हैं और वो और उसके बदले वो क्या देना चाहते हैं। तो ये उनकी जो माइंडसेट है उसके मुताबिक चीजें होंगी। तो लेट्स सी इसमें क्या निकलता है, लेकिन फॉर अ मोमेंट बिल्कुल सारा इंतजार मौलाना फजलुर रहमान पर है कि वो आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये भी है कि सियासतदानों का भी ये वतीरा बन चुका है कि इस्लाह नहीं करनी, तनकीद बराए तनकीद हो रही है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह की जरूरत है। अवाम का हाल ये हो चुका है कि अवाम अब मुंतज़िर है कि हमारे लिए कोई मसीहा बनकर आए। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गए, दोबारा से हम इन तमाम तर मसाइल को डिस्कस करेंगे अपने आने वाले शो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।